हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइज, आज 7 अगस्त 2021 है और आज के करंट अफेयर सेगमेंट में टोटल 10 पॉइंट्स हैं। सो वन बाय वन हम करके देखेंगे कि क्या टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिए क्यों रिलेवेंट हैं। सो टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये रिलेवेंट है या नहीं। यहाँ पे काफ़ी फिल्टर टॉपिक ही मैं लेकर आता हूँ। सो एज़ यू विश, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसका नोट्स बनाइए या वीडियो को देख के रिवाइज करिए। अदरवाइज़ एज़ यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, पहला हमारा पॉइंट है तियानहे। ओके, सो तियाने जो है ये चाइना के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। ओके, और चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन का जो शेप है वो टी शेप में रहेगा। क्लियर? चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन इसलिए बनाने के लिए मोटिव शुरू किया है, अपना टारगेट बनाया है। क्योंकि ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसका हिस्सा अब नहीं रहा, क्योंकि यूएसए ने काफ़ी इनके एक्सेस को बैन कर दिया था, जिसको पाकर चाइना ने ये सोचा कि अब हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ओके, सो तियाने चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है। चाइना के स्पेस स्टेशन का शेप टी शेप में रहेगा। ओके, सो शॉर्ट वर्ड आप यहाँ से कीवर्ड ये जान सकते हैं कि तिहाने, टी वर्ड जो उसका पहला अल्फ़ाबेट है और इसी टी अल्फ़ाबेट के शेप का, जैसा टी का शेप होता है इसी शेप का इनका स्पेस स्टेशन भी होगा। ओके, और हाँ, इनका पृथ्वी से इनके स्पेस स्टेशन की जो दूरी है वो 340 से 450 किमी रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट प्रोजेक्ट रीप्लेन। ओके, सो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने ये प्रकृति में जो प्लास्टिक के खतरे को कम किया जा सके, जिसके लिए ये पहल शुरू किया है। देखिए, सिंपल सी बात है कि हम जो डिस्पोजल बैग यूज करते हैं कागज़ के, वो उनकी ड्यूरेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हम उसको यूज क्यों करें। सो लोगों की आदत में जो बैग आ सके, लोग उसको यूज कर सकें, इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें एक ऐसे प्लास्टिक बैग का निर्माण किया जाएगा जो कि रिप्लेन की जा सके, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हो और ये इन फ्यूचर इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो, इसको रिप्रोड्यूस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो थर्ड है मेडल इन ओलंपिक। ओके, सो मेडल इन ओलंपिक क्या है? क्लियर? सो मैं वहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया थर्ड पॉइंट में। ये जो हमारा ओलंपिक है, ये इसमें एक वर्ड डालना था हॉकी। ओके, सो हॉकी वर्ड मैं यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ। सो यहाँ पे ओलंपिक है तो ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद फिर हम हॉकी पे बात कर लेते हैं। देखिए, ओलंपिक का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। फर्स्ट फ्रेंच, सेकेंड इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश तो यूनिवर्सल है, कोई भी कंट्री हो, ऑफिशियल मैक्सिमम जो काम है वो इंग्लिश में की जाती हैं, इसलिए इंग्लिश तो हर एक कंट्री का एक लैंग्वेज बन चुका है। जो इसमें फ्रेंच लैंग्वेज है, ये क्यों है, आप ये कभी कभी सोच सकते हैं। तो देखिए, जो फ्रेंच है, जो गॉड ऑफ ओलंपिक है ना, वो फ्रेंच से जुड़े हुए थे, वो फ्रांस से जुड़े हुए थे, इसलिए एक लैंग्वेज फ्रेंच भी है और इंग्लिश में तो सारे कंट्री का काम होता है। तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ओलंपिक के। ओके, अब हॉकी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि 41 साल बाद 1980 के बाद भारत को कोई पदक मिला है ओलंपिक में। इसके पहले 41 साल तक गैप था। ठीक है, 1980 में स्पेन के खिलाफ भारत की मैच हुआ था, जिसमें कि भारत को गोल्ड मेडल मिला था। ये मैच मॉस्को में हुआ था। ओके, और स्पेन से इंडिया की मैच ऑर्गेनाइज्ड हुई थी।
क्लियर। हालांकि आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी बहुत टाइम तक कंटिन्यू इंडिया ने गोल्ड मेडल को जीता है। ओके, सो 41 साल बाद ये जो उम्मीद जगी है फिर से मेडल की शुरुआत हो रही है, सो एक अच्छा न्यूज़ है और ये काफ़ी करंट में काफ़ी चर्चा बना हुआ है। और जो 23 का वर्ल्ड ओलंपिक मैच होने वाला है वो भारत के उड़ीसा राज्य में होने वाला है और दोनों मैचों का जो होस्टिंग है वो उड़ीसा राज्य ही करेगा। ओके, सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समग्र शिक्षा अभियान। ओके, 4 नंबर है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, सो ये क्या है इसको देख लेते हैं। सो ये प्री स्कूलिंग से लेकर 12वीं कक्षा तक शामिल इसमें स्टूडेंट होंगे। ओके, और केंद्र और राज्य का 60 और 40 के रेशियो में फंडिंग इसमें शेयर होंगे। ओके, जो हमारे केंद्र होंगे उनका 60% और राज्य का 40%, जो संबंधित राज्य रहेगा उसका 40% का फंडिंग साझा रहेगा समग्र शिक्षा अभियान में। क्लियर। सो गाइज ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये प्लीज़ वर्ड आप माइंड रखना कि ये क्या है। इसमें प्री क्लास से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ओके, सो ये जो योजना है इसमें बुनियादी ढांचे के विकास और प्रतिधारणा सहित सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, डिजिटल पहल, व्यावसायिक शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण आदि का सुदृढ़ करना इसका मेन मोटिव है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, मॉस्पी। ओके, सो क्या है इसको हम देख लेते हैं। क्लियर, इससे जुड़ा जो टॉपिक है। ओके, आपने कभी सुना होगा, ठीक है, एमपी लैड, ठीक है, एमपी लैड सुना होगा, MPLAD। ओके, सो इसमें होता क्या है कि जो सांसद होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उनको प्रत्येक योजना के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सो जो उनको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस योजना में उस ड्यूरेबिलिटी में वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो फंड होती है 5 करोड़ की, वो वापस होने के बजाय नेक्स्ट ईयर रिप्लेस हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बना हुआ है मुद्दा, क्योंकि 2020 और 21 में चल रही जो एमपी लैड परियोजना है ना उसको 2200 करोड़ रुपए का लगभग आधा, क्लियर, को समाप्त किया गया, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने धन जारी करने के लिए सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी को मुश्किल से 1 सप्ताह दिया है। इसलिए चर्चा का मुद्दा बना हुआ। वित्त मंत्रालय ने सांख्यिकी मंत्रालय को इस साल सितंबर तक योजना के दिशा निर्देश को और सख्त करने के लिए भी कहा है, ताकि यदि किसी सांसद द्वारा स्वीकृत कार्य का 5 साल तक उपयोग नहीं किया जाता है तो काम के लिए प्रतिबद्ध दायित्व होने पर भी यह स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा पूरा होने को। ओके, सो इसलिए ये चर्चा बना हुआ है। ठीक है, सो प्रत्येक जो सांसद होते हैं उनको योजना के तहत 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। जो एमपी लैंड है उसमें जिलाधिकारी को जारी की गई धनराशि व्यापकगत नहीं होते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं, वापस नहीं होते हैं वो मनी, नेक्स्ट साल के लिए वो एक्सटेंड हो जाते हैं कार्य करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट इसमें है कि फंड को वही जो बताया मैंने आगे बढ़ाया जाता है अगर किसी साल इस्तेमाल नहीं किया गया है तो। ओके, सो इसलिए ये जो मॉस्पी है, मॉस्पी में जो हमारा
एमपी लेड है, उससे जुड़ा ये टर्म था। नेक्स्ट हमारा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, क्यों है चर्चा में? भारत अभी तक ना किसी भी कंट्री जैसे रसिया हो गया, यूएस हो गया, इनके यूज किए हुए शिपयार्ड, एयरक्राफ्ट शिपयार्ड को इस्तेमाल करता आया है। जब वहाँ से वो रिटायर होते थे तो इंडिया उसको ले लेता था, लेकिन भारत में पहली बार अपना खुद का शिपयार्ड, एयरक्राफ्ट शिपयार्ड तैयार किया गया है। ओके, इसलिए चर्चा बना हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत ने पहली बार मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का अपना खुद का शिपयार्ड बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम विक्रांत है। ओके, सो प्लीज़ आप इसको नाम को प्लीज़ देख लेना। विक्रांत इसका नाम है। विक्रांत जो एयरक्राफ्ट शिपयार्ड बनाया गया है, ये भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित शिपयार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, सो क्या है इसको देख लेते हैं। ये इसलिए चर्चा बना हुआ है क्योंकि इसकी सदस्यता अभी जर्मनी ने ग्रहण किया है, इसलिए ये चर्चा में फिर से बना हुआ है। हालांकि ये तो हर महीने, हर 2 महीने में एक बार न्यूज़ में आ जाता है। सो जर्मनी अभी फ़िलहाल इसमें इन्वॉल्व हुआ है, सदस्यता ली है, जिसको पाकर फिर से चर्चा बना हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। ओके, क्लियर। ISA की सदस्यता यानी सोलर अलायंस हमारा जो है उसकी सदस्यता पहले 121 देशों तक सीमित थी, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। इसमें जर्मनी जैसे प्रमुख सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को उस संगठन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, जिसे विदेश नीति उपकरण के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। क्लियर। इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में की थी और नवंबर 2015 में पेरिस में 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले सदस्य देशों की एक बैठक की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का ढांचा समझौता माराकेच के हस्ताक्षर के लिए खोला गया नवंबर 2016 में मोरक्को। ठीक है, सो जो हमारा ISA है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। जो हमारा हरियाणा राज्य है वहाँ के गुरुग्राम में। ठीक है, जिसको पहले हम गुड़गांव जानते थे, उसका नाम परिवर्तित हो गया गुरुग्राम। सो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है SDG। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो गाइस, जिसके जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्टों की संख्या टोटल 17 है। ओके, सो 17 संख्या है। सो बहुत ही शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि 17 कौन कौन से हैं। हालांकि देखिए, बस अभी तक जितने भी एग्ज़ाम पूछा गया है वो टोटल या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है किसी कंट्री वर्सेस, या तो इनका सब्जेक्ट आ चुका है। सो मैं और हाँ, एक क्वेश्चंस आता है कि SDG के 17 सब्जेक्टों में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से विषय इसमें हैं। सो उसको हम देख लेते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, सॉरी। सो इसके तहत शिक्षा, ठीक है, लैंगिक समानता, ठीक है, अच्छा काम, आर्थिक विकास, असमानता में कमी, स्थायी शहर और समुदाय, शांति, न्याय, मजबूत संस्थान, लक्ष्यों की जिम्मेदारी। ठीक है, सो इस तरह से हमारे सब्जेक्ट SDG के हैं। यानी आप एक शॉर्ट में एक बात, जैसे अगर आप कभी SDG की नहीं भी पता है सब्जेक्ट ना, तो आप इतना जानो कि एक लाइफ हुई जो नीड होती है वो क्या होती है। ठीक है, लाइफ की एक जो बेसिक नीड होती है ना, जीवन जीने के लिए, एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जो नीड होती है, वही SDG के सब्जेक्ट भी हैं।
ओके। सो अगर आप नहीं भी रिकॉल कर पा रहे हैं तो आज जो भी ऑप्शन आते हैं उसको देखोगे क्या ये मेरे लाइफ की नीड है। देखिए एक तो डिज़ायर होता है, एक होती है नीड। नीड यानी हम उसके बिना जी नहीं सकते, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, हम अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं पूरा कर पा रहे, ना हमें मौलिक कर्तव्य मेरे मिल पा रहे हैं, ये तो हमारी नीड हो गई। एक होती है डिज़ायर, ठीक है। सो नीड जो होती है लाइफ की, वही सब्जेक्ट हमारे एसडीजी में भी हैं, जो कि जिनकी संख्या टोटल 17 है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वाइन होस। ओके, जो हमारा स्वाइन होस सॉफ्ट सेल है वो क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जो स्वाइन सॉफ्ट सेल है ये कछुआ से जुड़ा हुआ, टर्टल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। सो हाल ही के वर्षों में दुनिया में सबसे लुप्तप्राय जो कछुए स्विन्हो के सॉफ्ट सेल कछुए को लुप्त होने के कगार से बचाने के लिए संरक्षणवादियों द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। जानवर को होने कीम कछुए या यांगजी विशाल सॉफ्ट सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। वियतनाम में इन जानवरों का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि हनोई में लोग इस प्राणी को एक जीवित देवता के रूप में मानते हैं, इसलिए ये मुद्दा चर्चा का बना हुआ है। क्योंकि जो हमारा वियतनाम है, वियतनाम में ये जो स्वान है सॉफ्ट सेल जो कछुआ है, टर्टल है, इसको देवता की उपाधि दी गई है और ये यूनेस्को के द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा ये लुप्तप्राय श्रेणियों में शामिल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट टॉपिक है हाईएस्ट मोटरेबल टनल। ओके, सो क्या है इसको देख लेते हैं कि हमारा उच्चतम मोटर योग्य सड़क कहाँ पर है, क्यों आया है चर्चा में, ठीक है। सो हाल ही में सीमा सड़क संगठन VRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का निर्माण को पूरा किया है। सो ये लद्दाख से जुड़ा हुआ करंट है, क्लियर, ठीक है। उमंगली ला पास, क्लियर, इससे जुड़ा हुआ टर्म है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उमलिंग ला पास, उमलिंग ला पास, ठीक है। कई सारे वहाँ पर पास आ जाएंगे, टनल आ जाएंगे, जैसे में नाथुला आ गया, शिवकिला आ गया, जिलेपिला आ गया। तो जो उमंगलिंग ला पास है उससे ये जुड़ा हुआ वर्ड है उच्चतम मोटर योग्य सड़क, ठीक है। कहाँ पर है तो वो उमंगलिया पास जो कि लद्दाख में है वहाँ पर है। ओके, सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं होते हैं तो प्लीज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।